जय स्वामीनारायण। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चैप्टर नंबर 19 का अभ्यास करेंगे, महाकवि कालिदास। हमारे अभ्यास क्रम में चैप्टर नंबर 17, 18 नहीं है। सबसे पहले हम इस पाठ के रचनाकार नरपत बारहट हड़वेचा जो है इसके रचनाकार हैं। इस रचना में यह संदेश मिलता है कि किसी भी बच्चे को मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम इसमें देखेंगे कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा। हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। वो कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। विभिन्न भाषाओं में, पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता। सबसे पहले हम उनके जन्म के बारे में देखेंगे। कालिदास का जन्म 365 ईस्वी से 445 ईस्वी तक माना जाता है, ऐसी संभावना है। उनके जन्म स्थान के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों का उनका जन्म स्थान उज्जैन है ऐसा जान पड़ता है, जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत उनकी जो रचना है, उस रचना में कवि ने उज्जैनी की विशेषता का वर्णन किया है। लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से वो अनुरोध करते हैं। उज्जैनी उन दिनों विक्रमादित्य जो राजा था, उनका राज्य था। वहां की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर थी। विक्रमादित्य ने अपने नाम से विक्रम संवत की शुरुआत की थी। समय समय पर उन्होंने सोने के सिक्के भी बनवाए थे। उनसे उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितने साहित्य तथा कला की उन्नति हुई थी, उतनी कभी दूसरे समय नहीं हुई थी। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में हमें दिखाई पड़ते हैं। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में ही अधिक हुई थी। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे, जो नवरत्न के समान कहलाते थे। विद्यार्थी मित्रों, कालिदास के बारे में बताया जाता है, कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवावस्था में निरक्षर थे, अनपढ़ थे। जिस डाल पर बैठते थे उसी को ही काट डालते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने बड़े विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक विचित्र और रोचक कहानी है, जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इन दिनों शारदा नंदक
नामक राजा था और इसकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम था विद्योत्तमा। वह बहुत ही सुंदर और रूपवती थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह विवाह करेगी। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंचती गई, वहां के विद्वान तथा पंडित विद्योत्तमा के से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। तो विद्यार्थी मित्रों, जो विद्योत्तमा थी बहुत ही विद्वान, गुणवान और रूपवती थी और इस रूप का उसे घमंड था। इसी कारण कई देश विदेश के विद्वान भी उसके पास आए थे और विद्वान या पंडितों को बड़ी ग्लानि का यानी कि अपमान का अनुभव हो रहा था और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे थे। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर यह तय किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला ले सकेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहां तक रखते हैं। दूसरे लेक्चर में इसके आगे का अभ्यास करेंगे। जय स्वामीनारायण।